1 रुपए की पेंसिल से करोड़ तक का सफर। क्यों इस कंपनी को स्टैब्लिश करने में सालों लग गए? क्या है नटराज पेंसिल की सक्सेस स्टोरी? कौन थे वे 3 दोस्त जिन्होंने अपनी मेहनत से इतिहास लिख दिया? ऐसी कौन सी वजह थी जो नटराज पेंसिल पर भी केस फाइल हुआ? कौन था इस पर केस करने वाला और क्या हुआ इसका रिजल्ट? जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, ये वाला ऐड तो आपने बचपन से खूब देखा होगा, जिसमें पेंसिल की दौड़ होती है और बाकी पेंसिल को पीछे छोड़कर नटराज बाजी मार जाती है। आज भी पेंसिल का नाम आते ही दिमाग में एक ही पेंसिल घूमती है, नटराज, जिसका हाथ थामकर पहला अक्षर लिखा था, जिसे साफ कर करके क्लासेस को गंदा किया था और जो हमारे बैग में कंपास बॉक्स का मेन हिस्सा हुआ करती थी। लाल काली इस पेंसिल की कहानी शुरू होती है 1950 से। आज़ादी को अभी 3 साल ही गुजरे थे और बच्चों में पढ़ाई का जुनून पीक पर था। बैग में इरेजर, शार्पनर, किताबें सब हुआ करता था, लेकिन एक अच्छी पेंसिल नहीं। अमीर बच्चे तो फॉरेन मेड मजबूत और टिकाऊ पेंसिल खरीद लिया करते थे, लेकिन गरीब और मिडिल क्लास बच्चों को भारत में बनी कमज़ोर पेंसिल यूज़ करनी पड़ रही थी, जो ना तो ज़्यादा चलती थी, ऊपर से इनसे लिखते टाइम हाथ भी काला पड़ जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में अच्छी पेंसिल बनती ही नहीं थी और जापान, जर्मनी, इंग्लैंड जैसे देशों में बनी पेंसिल बहुत महंगी हुआ करती थी। इसलिए बच्चे नरकट की कलम और दवात की सहायता से लिखा करते थे, और जिस बच्चे के पास क्लास में लकड़ी की पेंसिल आ गई, वह तो क्लास का सबसे वीआईपी बच्चा हुआ करता था। ऐसी ही प्रॉब्लम्स को फेस करके बड़े हो रहे थे बीजे सांघवी, जो पढ़ाई में तो काफी अच्छे थे, लेकिन आर्थिक तंगी ने बचपन से ही उनका हाथ थामे रखा। बीजे एक गरीब परिवार से थे, जहां 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी माता पिता को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। इसलिए बीजे की 12वीं तक की पढ़ाई ही पूरी हो सकी। उनका सपना था कि वह इंजीनियर बने, लेकिन पैसों की कमी ने उन्हें इजाजत नहीं दी और बीजे भी कमाने खाने वाली जिंदगी में मशगूल हो गए। लेकिन उनके दिमाग में एक चीज बार बार घूम रही थी, और वो थी पेंसिल की समस्या, जिसे वह खत्म करना चाहते थे। उनका सपना था कि बच्चों को भारत में ही बनी ऐसी मजबूत, टिकाऊ और डार्क पेंसिल दी जाए जो सस्ती भी हो और विदेशी पेंसिल पर डिपेंडेंसी भी खत्म करे। लेकिन उस दौर में यह सोचना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि एक बेहतरीन पेंसिल बनाने के लिए 2 सबसे जरूरी चीज़ों की जरूरत होती है। पहली, लकड़ी जो हाई क्वालिटी से लेस हो, हालांकि ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग हो, और जिसे साफ करना भी आसान हो। इसके लिए फॉरेन कंपनी उस समय सीडार वुड यानी देवदार की लकड़ी का इस्तेमाल किया करती थी, जो उस समय सिर्फ विदेशों में ही पाई जाती थी। इसलिए इन्हें इंपोर्ट करने में बहुत खर्चा होता था, जबकि बीजे के पास तो पैसे थे ही नहीं। दूसरी चीज थी ग्रेफाइट कोर यानी लीड, या जिसे हम नोक कहते हैं। उसे बनाने वाला मटेरियल जो ना ज्यादा सॉफ्ट हो, न ज्यादा हार्ड, डार्क भी हो और ड्यूरेबल भी। और इसे बनाने के लिए कार्बन और क्ले का एक खास मिक्सचर तैयार करना पड़ता था। लेकिन भारत में देवदार की लकड़ी के साथ साथ प्योर ग्रेफाइट भी नहीं था। यही कारण था कि बीजे से पहले उनके साथ जितने भी लोगों ने इस बिजनेस में हाथ डाला, रॉ मटेरियल पर ज़्यादा खर्च की वजह से अपना हाथ वापस खींच लिया। लेकिन बीजे ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने इस प्लान में अपने 2 दोस्त को शामिल किया, रामनाथ मेहरा और मनसुखानी। तीनों जानते थे कि पेंसिल बनाने के लिए पैसे, रॉ मटेरियल, मशीन से भी ज़्यादा सबसे पहले ज़रूरी है पेंसिल बनाने की टेक्निक, जो उन्हें विदेश में जाकर ही पता चल सकती थी। इसलिए तीनों दोस्त जर्मनी निकल गए और यहाँ टॉप पेंसिल मेकिंग ब्रांड की फैक्ट्रियों में जाकर उनकी टेक्निक को सीखा, समझा और वापस इंडिया लौट आए। यहाँ आकर सबसे पहले इन्होंने भारत के अलग अलग जंगलों का दौरा किया, ताकि एक बेहतर लकड़ी को ढूंढा जा सके और सीडार लकड़ी के इंपोर्ट पर होने वाले खर्चे से बचा जा सके। इसके लिए ये केरल से उत्तराखंड लगभग हर राज्य में गए और कई महीनों की मेहनत के बाद फाइनली इन्हें मिली पॉपुलर वुड यानी चिनार की लकड़ी, जो सीडार वुड जितनी ही हल्की और इजी टू साफ थी। और जब इसका सैंपल चेक किया तो ये पेंसिल बनाने के लिए परफेक्ट थी। उसके बाद उन्होंने लोकल रिसर्च से कांटेक्ट किया और ग्रेफाइट कोर का एक सैंपल तैयार किया, जो पेंसिल की नोक बनाने के लिए बिल्कुल सही था। इस तरह इनके पास लकड़ी भी आ गई और ग्रेफाइट कोर भी। पर अभी भी सबसे बड़ी चीज मिस थी, मशीन। बिना मशीन के पेंसिल बनाना पॉसिबल ही नहीं था और विदेश से मशीन मंगवाने के लिए लाखों रुपए चाहिए थे, जो कि बीजे सांघवी और उनके दोस्तों के पास नहीं थे। इसलिए उन्होंने लोकल वर्कशॉप में जाना शुरू किया, विदेशी मशीनों को समझा और छोटे छोटे पार्ट्स को कलेक्ट कर
मशीन बनाना शुरू किया, जिसमें कुछ लोकल इंजीनियर्स की मदद भी ली, लेकिन कई साल तक मशीन बनाने का ये एक्सपेरिमेंट फेल होता रहा। इस वक्त स्ट्रेस इतना ज्यादा था कि विजय सांघवी हर रोज नींद की गोलियां खाकर सो रहे थे, पर वो जानते थे कि अगर अब रुक गए तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए वो लगे रहे, दिन रात एक किया और आखिरकार तीनों दोस्तों ने मशीन बना ही ली, जिसकी स्पीड भी अच्छी थी और मैन्युफैक्चरिंग का तरीका भी सटीक था। इस तरह पूरे 6 साल की मेहनत के बाद फाइनली 1958 में हिंदुस्तान पेंसिल लिमिटेड की शुरुआत हुई और फिर तीनों दोस्त मिलकर इस साल लॉन्च करते हैं नटराज 621 HB पेंसिल, वही लाल काली पेंसिल जो आज भी हमारे बीच है। लेकिन आज ये जितनी पॉपुलर है, अपने शुरुआती दिनों में उतनी ही इसकी डिमांड कम थी। असल में तब इंडियंस के बीच एक वहम था कि भारतीय माल बेकार होता है, इसलिए लोगों ने नटराज पेंसिल को खरीदना तो दूर, इसकी तरफ देखा भी नहीं। ये देखकर विजय सांघवी और उनके दोस्त बहुत परेशान हुए और उन्होंने एक रास्ता ढूंढ निकाला। वह सबसे पहले तो छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स और शॉपकीपर्स के पास गए और उन्हें नटराज पेंसिल रखने के लिए कहा, लेकिन शॉपकीपर्स ऑलरेडी विदेशी पेंसिल बेच रहे थे। लेकिन फिर भी कई स्टेशनरी ओनर्स और शॉपकीपर्स कन्विंस हुए और उन्होंने नटराज पेंसिल को अपनी दुकान में जगह दे दी। लेकिन इससे नटराज अपनी पहचान नहीं बना सकती थी, इसलिए विजय और उनके दोस्तों ने डायरेक्ट स्टूडेंट्स को टारगेट किया। वे स्कूल में गए और बच्चों को फ्री पेंसिल दिए, क्योंकि वो जानते थे एक बार बच्चा नटराज का इस्तेमाल कर ले फिर तो इसकी क्वालिटी से खुश होकर खुद ब खुद नटराज को ही यूज करेगा। और हुआ भी ऐसा ही। बच्चों ने नटराज को जब यूज किया तो उन्हें इसकी थिकनेस, डार्कनेस, स्मूथनेस इतनी पसंद आई कि वह बार बार नटराज को ही खरीदने लगे। इसकी एक और वजह थी नटराज के साथ मिलने वाला इरेजर। यूँ तो दूसरी पेंसिल भी इरेजर देती थी, लेकिन वह बहुत डस्टी हुआ करते थे, पर नटराज के साथ मिलने वाला इरेजर उतनी डस्ट नहीं छोड़ते थे, इसलिए यह बच्चों की पहली पसंद बनी। ना सिर्फ बच्चे बल्कि ऑफिस एम्प्लॉइज, इंजीनियर्स भी डॉक्यूमेंट, ऑफिस प्रोजेक्ट्स और दूसरे ऑफिशियल काम में जहां पेंसिल की जरूरत हुआ करती थी उसके लिए नटराज का ही इस्तेमाल करने लगे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1970 आते आते नटराज भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली पेंसिल बन गई और हिंदुस्तान पेंसिल लिमिटेड भारत की टॉप मोस्ट कंपनियों में एक बन गई। इसी साल नटराज ने अप्सरा पेंसिल भी लॉन्च की, जो खासतौर से आर्ट और स्केचिंग के लिए डिजाइन की गई थी, और इस पेंसिल ने भी आते ही लोगों के बीच अपनी एक खास पहचान बना ली। इसके बाद तो एशिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट के देशों में भी हिंदुस्तान पेंसिल लिमिटेड की पेंसिल एक्सपोर्ट होने लगी। पर कहते हैं ना, स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता। नटराज के साथ भी ऐसा ही हुआ। असल में भारत सरकार ने 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत की और विदेशी कंपनियों को भारत में आने का मौका मिला, जिसमें पेंसिल मेकिंग कंपनियां भी थी। पर नटराज ने हार नहीं मानी और स्टेशनरी मार्केट में और डीपली घुसती चली गई। इसके बाद तो नटराज पेंसिल के साथ साथ नटराज डस्ट फ्री इरेजर, शार्पनर, जेल पेन, बॉल पेन और क्रेयॉन्स यानी मोम के कलर्स भी लॉन्च किए। इसी तरह दूसरे स्टेशनरी प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए गए और स्टेशनरी इंडस्ट्रीज में अपनी मजबूत पकड़ बना ली, जिसके बाद विदेशी ब्रांड के सामने भी हिंदुस्तान पेंसिल लिमिटेड की नटराज पेंसिल टिकी रही और बच्चों से लेकर बड़ों तक की पहली पसंद बनी रही। आज भी नटराज पेंसिल स्कूल, कॉलेज जाने वाले युवाओं की पहली पसंद है। पेंसिल समेत इसके दूसरे प्रोडक्ट आज 50 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट होते हैं और पेंसिल मार्केट में 40 से 45% तक हिस्सेदारी रखती है। कंपनी का दावा है कि ये हर रोज कम से कम 80 लाख पेंसिल बनाते हैं, जबकि 25 लाख इरेजर रोजाना तैयार की जाती है। इसके अलावा हर दिन 2 लाख स्केल, 10 लाख पेन भी हिंदुस्तान पेंसिल लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है। अपने प्रोडक्ट्स को लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने के लिए नटराज ने टीवी एड्स और कैंपेन्स का भी सहारा लिया, जैसे कि पेंसिल की दौड़ वाला एड, जो आज भी भले ही टीवी से गायब है, लेकिन एक समय पर इसने लोगों के बीच खूब प्रसिद्धि हासिल की थी। नटराज ने बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी टारगेट किया ताकि वह अपने बच्चों के लिए नटराज पेंसिल ही खरीदे और दुनिया भर में पहचान बना सके। लेकिन फिर आया साल 2013, जब एक लॉ स्टूडेंट चिरायु जैन ने हिंदुस्तान लिमिटेड के खिलाफ रंग भेद को लेकर केस फाइल किया। दरअसल नटराज ने क्रेयॉन सेट में स्किन कलर को काफी साफ बनाया था। चिरायु ने कहा कि ये उनकी स्किन टोन से मैच नहीं कर रहा है, तो फिर ये स्किन कलर कैसे हुआ? क्या गोरा रंग या लाइट डार्क ही स्किन कलर होता है? इससे तो रंग भेद को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद तो ब्राउन एंड प्राउड ग्रुप ने इसे एक अभियान का रूप दे दिया। नॉट माई स्किन कलर जैसे हैशटैग से सोशल मीडिया भर गया। नटराज को जब अपनी गलती का एहसास हुआ
तो उसने इस रंग को पीच कलर नाम दिया और ये मुद्दा वहीं थम गया। इस तरह नटराज की तारीफ भी हुई और वह लोगों की पहली पसंद भी बना रहा और आज नटराज करोड़ों की नेटवर्थ को ओन करती है। नटराज की सक्सेस स्टोरी हमें सबसे बड़ी सीख देती है कि लाइफ में कभी हार नहीं माननी चाहिए। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बाय बाय।